हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट के बारे में। ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें 4 डिफरेंट रेजिस्टेंस लगे होते हैं और सर्किट्स के बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक पर्टिकुलर आर्म में कितना करंट या वोल्टेज होगा, करंट कितना फ्लो होगा, किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज कितना होगा। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जस्ट देखते ही सॉल्व कर सकते हैं आप क्वेश्चंस को। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज एक इस टाइप का सर्किट होता है। इस सर्किट में अगर आप देखो तो ए और बी एक आर्म है, बी और सी एक आर्म है, सी डी और डी ई, इस तरीके से 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं। मान लेते हैं ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है उसकी वैल्यू है R1, बी और सी के बीच में जो कनेक्टेड है वो है R2 और ये ए डी के बीच में मान लेते हैं R3 एंड डी सी के बीच में R4। ये 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ए और बी टर्मिनल से एक सप्लाई को कनेक्ट किया गया है। ये वाली मेरी सप्लाई है, मान लेते हैं प्लस माइनस V वोल्टेज की सप्लाई है, कोई भी V इनपुट वोल्टेज है। ओके, अब क्या होगा जब इस टाइप से कोई सर्किट होता है तो इस टाइप से सर्किट बनने के बाद एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनने की कंडीशन आती है कि ऐसा व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है। बट व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है वो सारी चीजें हम यहाँ पे थोड़ा देखने वाले हैं। अब मान लेते हैं बी और डी के बीच में मैं एक रेजिस्टेंस लगा लेता हूं, सिंपल रेजिस्टेंस R। क्वेश्चन आपको देखो किस टाइप से पूछे जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज में। आपसे पूछा जाएगा कि VB माइनस VD कितना होगा, मींस वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन नोड ए बी एंड नोड डी। बी और डी के बीच में वोल्टेज कितना होगा यह पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R, करंट फ्लोइंग थ्रू R। ये जो R आपने रेजिस्टेंस लगाया है इसमें होके करंट कितना फ्लो हो रहा होगा, ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल कंडीशन के लिए मैं आपको ये R जो रेजिस्टेंस है इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। ठीक है, R रेजिस्टेंस को मैं रिमूव कर रहा हूं। देखते हैं रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद किस टाइप की कंडीशंस बनती है। ठीक है, तो देखो अगर मैं R को यहां से रिमूव कर देता हूं तो आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि AC आर्म जो है ये वाली आर्म पूरी और ये वाली आर्म दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगी। अब पैरेलल आ जाएंगी तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा जो वोल्टेज सोर्स है जो मैंने V इनपुट लगाया है वो दोनों के पैरेलल आ जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरा सर्किट कुछ ऐसा बनने लगेगा। ये होगा आपका R1, ये होगा आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस R2 और इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में मैं एक नया रेजिस्टेंस R3 एंड R4 लगा सकता हूं और मैं थोड़ा सा इस सर्किट को ऐसे डिफाइन कर सकता हूं कि ये R4 है, यहां पे टर्मिनल है आपका B और यहां पे टर्मिनल है आपका D। ठीक है, अब इन दोनों के पैरेलल में जो आपका इनपुट वोल्टेज होगा वो आ जाएगा V इनपुट आ गया प्लस माइनस V इनपुट। आप देखो तो ये इनपुट वोल्टेज जो है ये इनपुट वोल्टेज R1 R2 के कॉम्बिनेशन के पैरेलल है, R3 R4 के कॉम्बिनेशन के पैरेलल है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया है कि यहां पे जो वोल्टेज जो होगा A और B C के बीच में वो वोल्टेज V इन के बराबर ही होगा। अगर V इन के बराबर वोल्टेज होगा तो क्या आप बता सकते हैं ये वाली आर्म से कितनी करंट फ्लो हो रही होगी, मान लीजिए I1 करंट फ्लो हो रही होगी। तो आप कह सकते हो कि I1 की जो वैल्यू होगी वो होगी V इनपुट डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, यही होगा। ऐसे ही आप बोलोगे कि अगर नीचे वाली आर्म जो AC वाली ये वाली आर्म है उससे I2 करंट फ्लो हो रही है तो आप बोलोगे कि I2 की जो वैल्यू होगी V इनपुट डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4, यही करंट फ्लो हो रही होगी। परफेक्ट। अब मान लो मैं ये कहता हूं, ठीक है ये तो करंट फ्लो हो गई। अगर मैं ये कहता हूं कि भाई बी टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है विद रिस्पेक्ट टू ए और डी टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है या फिर R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, तो देखो V इनपुट सीरीज में कनेक्टेड रेजिस्टेंस R1 R2 के पैरेलल में लगा हुआ है। इसका मतलब कंडीशन आपके पास कुछ ऐसी है, आपका R1 यहां कनेक्टेड है, R2 यहां पे कनेक्टेड है और यहां पे कनेक्टेड है आपका V इन। ठीक है, और यहां पे टर्मिनल है A, ये टर्मिनल है B। तो आपसे पूछा जाए VAB की वैल्यू कितनी होगी जो R1 के अक्रॉस वोल्टेज है, तो आप बोलोगे कि VAB की जो वैल्यू होगी वो होगी V इन मल्टीप्लाइड बाई R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, क्योंकि वोल्टेज डिवीजन सर्किट आपको मालूम है इसी तरीके से होते हैं। तो आप बोलोगे कि VAB की जो वैल्यू होगी इस वाले सर्किट में वो होगी R1 मल्टीप्लाइड बाई V इन डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलता कि VBA है ये सॉरी, और ऐसे ही VDA की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जो टर्मिनल जहां पे हम कनेक्ट कर रहे हैं B अज्यूम कर रहे हैं वो हमारा हायर वोल्टेज होता है इसीलिए VBA। तो VDA की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी R3 मल्टीप्लाइड बाई V इनपुट डिवाइड बाई R1 प्लस R2,
ये वोल्टेज हो जाएगा। अब मैं ये कहता हूं आपसे, नहीं मेरे को तो V B और D के बीच में वोल्टेज डिफरेंस चाहिए। अगर आपने देखा कि मेरा सर्किट कुछ ऐसा था, सर्किट कैसा था, कुछ ऐसा, ये वाला मेरा सर्किट था, ये था R1, ये था R2, ये है R3, ये है R4। ओके, अब मान लेते हैं यहां पे आपने वोल्टेज कनेक्ट किया था V इनपुट। अब आपने जो कनेक्शंस लिए हैं, ये लिया है मेरा A, ये है B, ये है C, ये है D। अभी आपने देख लिया है कि जो VBA की जो वैल्यू होती है वो होती है V इनपुट मल्टीप्लाइड बाई R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ओके, VDA की वैल्यू होती है V इनपुट मल्टीप्लाइड बाई R3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4, यही होती है। अब मैं ये कहता हूं आपसे कि नहीं मेरे को तो वोल्टेज डिफरेंस किसके बीच में चाहिए, VBD चाहिए। तो इसको बोल सकते हैं हम VB माइनस VD, या फिर हम बोल सकते हैं VBA माइनस VDA, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना हमेशा, क्योंकि VBA को आप लिखोगे VB माइनस VA, माइनस VDA को लिखोगे आप VD माइनस VA, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो VA से VA कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा VB माइनस VD। और जब आप VB माइनस VD निकालोगे तो आप बोलोगे कि VBA की वैल्यू क्या थी, इनपुट मल्टीप्लाइड बाई R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, माइनस VDA की वैल्यू क्या थी, V इनपुट मल्टीप्लाइड बाई R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R3 प्लस R4। देखो भाई यही तो वैल्यूज हैं हमारी, यहां पे है VBA, यहां पे है VDA। अब अगर मैं ये कहता हूं आपसे कि B और D मान लेते हैं इक्विपोटेंशियल थे, मतलब जो वोल्टेज B पे है वही वोल्टेज D पे है, तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो अगर ये 0 होती है तो आप बोलोगे कि R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 माइनस R3 डिवाइडेड बाई R3 प्लस R4 मल्टीप्लाइड बाई V इनपुट मस्ट बी इक्वल टू 0। और आप कह सकते हो R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 माइनस R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 मस्ट बी इक्वल टू 0। भाई ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन को आप आगे सॉल्व करते हो तो आपको कंडीशन क्या मिली है, R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 माइनस R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R4 इज इक्वल टू 0। आप एक काम करो, दोनों को साइड बाई साइड कर लो, तो R1 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R3 प्लस R4। अब एक काम करो, दोनों को स्वैप कर दो, स्वैप मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो आप ऐसा कर सकते हो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू R3 प्लस R4 डिवाइड बाई R3, ऐसे कर सकते हो। जब आप देखोगे तो आप इसको लिख सकते हो 1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू 1 प्लस R4 डिवाइडेड बाई R3। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कंडीशन मिलेगी R2 डिवाइड बाई R1 इज इक्वल टू R4 डिवाइडेड बाई R3, या फिर आप कह सकते हो R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। ये होती है एक कंडीशन। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, मतलब R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4 से हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या था, यहाँ पे अगर कंडीशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4 है, ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो क्या होगा, BD पे वोल्टेज जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसका मतलब VBD की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। अगर वोल्टेज डिफरेंस ही 0 हो गया तो यहां पे आप चाहे कोई भी रेजिस्टेंस सप्लाई कर दो R, तो यहां पे करंट कितनी फ्लो होगी, करंट भी 0 ही फ्लो होगी, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R। तो चाहे कोई भी आप वोल्टेज अप्लाई कर दो, चाहे कोई भी आप वोल्टेज इनपुट का रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या हो गई, अगर R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4 आता है तो आपके जो B और D टर्मिनल होंगे ये इक्विपोटेंशियल होंगे। इक्विपोटेंशियल मतलब दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस 0 होगा। आप कह सकते हो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस अगर अप्लाई करते हो तो उसके थ्रू करंट फ्लो ही नहीं होगी। चाहे आप एक गैल्वेनोमीटर अप्लाई कर दो तो उससे भी करंट फ्लो नहीं होगी, उसमें नल डिफ्लेक्शन आएगा, उसमें डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं। जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कई बार आपके पास कि ये 2 ओम है और ये है आपके पास 3 ओम, ये है आपके पास मान लेते हैं कुछ ऐसा 4 ओम और ये है 6 ओम। क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मान लो आपने कोई सोर्स अप्लाई किया, कोई सोर्स, अब देखो ये सोर्स चाहे करंट सोर्स हो या फिर वोल्टेज सोर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो,
वोल्टेज सोर्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिंपल सोर्स है। आपसे पूछा जाएगा कि ये ए टर्मिनल है या बी है या सी है या डी है, कि VBD की वैल्यू क्या है, VBD की वैल्यू, तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन देखो, ये होता है R1, ये होता है R2, ये होता है R3, ये होता है R4। यस, तो R1 डिवाइड बाई R2 जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा 2 डिवाइड बाई 3, R3 डिवाइड बाई R4 जब आप करोगे तो क्या मिलेगा 4 डिवाइड बाई 6, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 2 डिवाइड बाई 3, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है भैया, ये यही कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। सो सर्किट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ये होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बनते ही क्या हुआ, ब्रिज बनते ही VBD की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 0, और VBD की वैल्यू 0 हो जाएगी तो चाहे आप कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे अप्लाई कर दो, इसमें होके करंट भी कितनी फ्लो होगी 0। तो इस तरीके से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए। ओके, चाहे आप कोई भी सोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने करंट सोर्स लगाया वोल्टेज सोर्स लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है।